जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। तो देश में जो नई तरह की पेंशन स्कीम आई है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसका जो गजट जो है वो भारत सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और इस गजट में सभी पहलुओं को जो है कवर किया गया है कि यूपीएस में क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है, जो आपका पेंशन रहने वाला है, आपकी सर्विस के हिसाब से कितना मिलेगा, उदाहरण के माध्यम से दिया हुआ है। तो इन सभी पहलुओं को एक एक करके देखेंगे और जो आपका एनपीएस और यूपीएस का जो आपको विकल्प मिल रहा है उसमें से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर होगा, जो एक मुश्त राशि आपको मिलेगी वह किस प्रकार से मिलेगी, इसका पूरा डिटेल जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस गजट का कॉपी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो है वहां पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है एक एक पॉइंट को जो है सही तरीके से कंप्लीट डिटेल जो है इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये गजट जारी किया गया है यह किसके ऊपर लागू होने वाला है। तो पहला पॉइंट यही है, मुख्य पॉइंट को इसमें देखेंगे। ये एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, चूंकि यह भारत सरकार के द्वारा गजट जारी किया गया है इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी, लेकिन जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी लागू होगा जब राज्य सरकारें इस पर अपना जो है गजट निकालेंगे। जैसा कि आपने देखा है एनपीएस का जो लाभ मिलता है अनेक राज्यों में, यह भी जब आया था तो यह केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया था। बाद में राज्य सरकारें जो है एनपीएस अपने कर्मचारियों को देना शुरू कर दी। तो ठीक उसी प्रकार यह वीडियो यूपीएस जो से रिलेटेड जो है यह राज्य कर्मचारियों के लिए भी है, क्योंकि उनको भी जो आगे चलकर यूपीएस का लाभ मिलेगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा महाराष्ट्र और यूपी में जो है यूपीएस के लिए तैयारी शुरू भी कर दी गई है। तो ये सभी उन कर्मचारियों के लिए है जो एनपीएस के अंडर आते हैं। दूसरा जो है इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसका एलिजिबिलिटी जो है ऐसे कर्मचारी जिसका मिनिमम सर्विस जो है क्वालिफाइंग सर्विस 10 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है क्वालिफाइंग सर्विस। तो क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब है कि आपने जो नौकरी की है, जो आपने सर्विस की है, उसका जो है क्वालिफाइंग ईयर जो है टोटल 10 वर्ष होना चाहिए। 10 वर्ष का मतलब कि यानी एक कंप्लीट 10 वर्ष में आप जो है सस्पेंड नहीं होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने सर्विस की है 11 वर्ष और इसमें से 2 वर्ष आप जो है यहाँ पर सस्पेंड रहे हैं, तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगी 9 वर्ष। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपका 2 वर्ष सस्पेंशन है तो आपका 10 वर्ष मिनिमम होने के लिए आपको टोटल सर्विस करना पड़ेगा 12 वर्ष। 12 वर्ष किए हैं तब आपका क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर 10 वर्ष होने वाला है। तो पहला तो यह है कि मिनिमम आपका 10 वर्ष होना चाहिए, तब आप पर यह लागू होगा। दूसरा, जो FR 56 के प्रावधानों के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं वो रिटायर होते हैं उनके ऊपर लागू होगा। तीसरा जो है 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा अवधि के पश्चात जो 25 वर्ष की सेवा प्राप्त कर चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं, 25 साल का जो है नौकरी कर चुके हैं, उसके बाद वो अपने स्वेच्छा से यहाँ पर जो है रिटायर होते हैं तो उन पर भी यह लागू होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। जिनको हटाया गया है या बर्खास्त किया गया है उनको यहाँ पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ है उसको देख लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो लाभ है, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर, यानी अगर आपका जो जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपका जो 12 माह का जो बेसिक पे का जो एवरेज होगा उसी का 50% जो है आपको पेंशन में मिलेगा। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या है कि तब आपका सर्विस कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका सर्विस 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आपका बेसिक पे का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर आपकी सर्विस 25 वर्ष से कम है तो तब आपको जो है अनुपातिक भुगतान मिलेगा, यानी कि उससे कम प्रोपोर्शन में जो है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी फॉर्मूला जो है उसके आधार पर मिलेगा। 10 साल या उससे अधिक की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये। अब मान लीजिए आपका जो है सर्विस
25 वर्ष से कम है। और 25 वर्ष से कम होने पर जब आपका अनुपातिक पेंशन निकालते हैं वह अगर 10,000 रुपये से कम है तो मिनिमम आपको 10,000 तो मिलना ही। अगर मान लीजिए आपका 8,000 बन रहा है तो आपको 8,000 नहीं, मिनिमम आपको 10,000 रुपये प्लस में डीआर होता है आपका जो डीए अभी वर्तमान में मिल रहा है, उसी को जो है रिटायरमेंट के बाद डियरनेस रिलीफ डीआर कहा जाता है। तो 10,000 मिनिमम प्लस डीआर आपको मिलेगा अगर आपका 10,000 से जो है कम हो जाता है। तो न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के पश्चात सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवक्ता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तब आप क्या आपका जो भुगतान होगा वह किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। तो आपके परिवार को जो भुगतान मिलेगा वह आपको जो 50% का मिल रहा है उसका 60% मिलेगा। मान लीजिए आपका जो है बेसिक पे 50,000 है और अब जो है आपका पेंशन मिल रहा था 25,000 रुपये, तो अब आपकी मृत्यु के पश्चात जो है अगर हो जाता है ऐसा तो आपके परिवार को इसका 60% मिलेगा। 60% मतलब 25,000 का 60%, 50,000 का नहीं। तो यहाँ पर 25,000 का अगर आप 60% निकाल लीजिएगा तो लगभग 17,500 के आसपास यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इसके अलावा जो आपका पेंशन में जो है महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान, पारिवारिक भुगतान, यह सब जो है केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगा। इसके अलावा जो है जो एकमुश्त राशि की बात कही गई है, जो छठा पॉइंट है, जितनी भी आपकी सर्विस होगी उसके हर 6 महीने में आपका बेसिक पे मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% जो है आपके एकमुश्त राशि में जमा होते जाएगा, जो आपको मैं उदाहरण के माध्यम से आगे भी बताऊंगा। अब एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत जो 2 कॉर्पस जो होगा, कॉर्पस का मतलब जो टोटल पैसा जमा होगा 2 निधियों को मिलाकर बनेगा। पहला क्या है, कर्मचारी के अंशदान और उसी के बाद जो आपका 10% बेसिक पे और डीए का कटेगा, ठीक 10% जो है सरकार भी उसमें जमा करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान जो 8.5% केंद्र सरकार अलग से और जमा करेगी। अब ये जो 8वां पॉइंट है, कर्मचारियों का अंशदान कितना है, 10% है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का, और इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान रहेगा। ये हो गया पहला वाला। और दूसरा वाला जो है, जो केंद्र सरकार जो अतिरिक्त कर रही है वो 8.5% मूल वेतन का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है। कर्मचारी केवल अब जो आपने जो जमा किया है 10% वाला, उसी को जो है उसी का विकल्प रहेगा आपको निवेश का। अगर आप निवेश अलग तरह से करना चाहते हैं तो आपने जो जमा किया है वही आपके पास विकल्प रहेगा। जो केंद्र सरकार अतिरिक्त अंशदान दे रही है उसके लिए जो है आपके पास विकल्प नहीं रहेगा, वह सरकार अपने हिसाब से निवेश करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है, जो मेडिकल वाले होते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस भत्ता जो मिलता है उसके लिए अलग से इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिस भत्ता शामिल है। ये मेडिकल वालों के लिए अलग से यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन जो अभी मतलब सर्विस में है या फिर जो आने वाले हैं उनके पास ऑप्शन रहेगा कि उनको एनपीएस चुनना है या यूपीएस चुनना है। और ऐसे कर्मचारी जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि वह एनपीएस में बदलाव करना चाहते हैं, एनपीएस से यूपीएस जाना चाहते हैं या एनपीएस ही रहना चाहते हैं। अब जो उनका पुराना पैसा होगा वह जो है जो पीएफआरडीए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी जो उनका पुराना पैसा है उसको कैसे सेटल करना है। तो यानी ये विकल्प जो रिटायर हो गए हैं उनके पास भी रहने वाला है। इसके अलावा इसमें जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से जो बेंचमार्क कॉर्पस होगा उसकी गणना के लिए क्या क्या पॉइंट देखा जाएगा। तो सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए अंशदान की नियमित जो आपका मंथली जो आपका दान अंशदान होता है मतलब बेसिक पे जो 10% बेसिक पे और डीए का कटता है वह नियमित होना चाहिए। इसके अलावा अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि अगर आपका जो नियमित नहीं है तो उसके लिए जो है
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाले उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा और ऐसे अंशदानों का निवेश जो है पेंशन निधि विनियामन PFRDA जो द्वारा यथा परिभाषित निवेश के डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार किया जाएगा। अगर आपका रेगुलर है, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया रेगुलर है तब तो ठीक है, और नहीं है तो वो PFRDA के द्वारा जो है अलग से किया जाएगा। इसके अलावा इसमें अगला पॉइंट है कि कर्मचारियों के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस में मूल्य या यूनिटों को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारियों के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पस, ये जो बेंचमार्क कॉर्पस है इसका मैं आगे उदाहरण जो दिया है उसमें भी आपको समझा दूंगा। इसके अलावा इसमें जो मेन पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो 7वां पॉइंट है, अधिवर्षता या सेवानिवृत्त पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की हर सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसमें भी कुछ खास नहीं है। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा। मतलब कि जो आपका कॉर्पस है और जो सरकार का कॉर्पस है उससे कम है तो फिर उसका अनुपातिक जो है मतलब आपका पेंशन में भी कमी होगा। वह भी आपको उदाहरण से आगे जब उदाहरण दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देखिए इसमें लास्ट में क्या है कि एकीकृत पेंशन योजना जो UPS है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। अब यहाँ पर जो है उदाहरण जो दिया हुआ है उससे आपको सभी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण जो है, जो यहाँ पर 5 पॉइंट है कि किसी कर्मचारी, मान लीजिए कोई कर्मचारी है जो यहाँ पर रिटायर जब हो रहे हैं तो उनका औसत वेतन जो 12 माह का है वो 45,000 रुपये मूल वेतन बन रहा है। कर्मचारी के पास 25 वर्ष का जो है यहाँ पर सर्विस किए हैं, यानी 25 वर्ष का मतलब हो गया कि 300 महीना। और दूसरा जो है कर्मचारी के सभी अंशदान जो उन्होंने बेसिक पे जो 10% जमा करना था वह नियमित रूप से जमा कराया है। कर्मचारी ने निवेश का जो है डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है, कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है, यानी सरकार द्वारा जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न था उसी को चुना है, उन्होंने अलग से कोई निवेश नहीं किया है और ना ही उसमें से कोई पैसा निकाला है। तो ऐसे में उनका जो है पेंशन कितना बनेगा, जो पहला उदाहरण है कि दिया हुआ है कि इसमें कि अगर उन्होंने इस प्रकार से किया है तो उनका जो कॉर्पस होगा वह लगभग 50 लाख रुपए हो जाएगा और बेंचमार्क कॉर्पस जो सरकार का है वह भी माना जा रहा है कि लगभग 50 लाख हो जाएगा। तो ऐसे में जो उनका पेंशन होगा वह उनका 45,000 का 50% यानी 22,500 रुपये बनेगा। प्लस में इधर अलग से जो डीआर मैंने आपको बताया डियरनेस रिलीफ आपको मिलने वाला। तो ये तो पहला उदाहरण हो गया कि 25 वर्ष सर्विस किया है और नियमित रूप से जमा किया है। अब अगर मान लीजिए 15 वर्ष का सर्विस किया है तब कितना मिलेगा, तो 15 वर्ष का अगर आपने सर्विस किया है तो यानी 180 महीना हो गया और 180 महीना हो गया तो फिर यहाँ पर 300 की जगह 180, तब आपका जो पेंशन बन जाएगा जो प्रोपोर्शन में मिलने वाला है 13,500 रुपये प्लस में डीआर आपको यहाँ पर मिलेगा। यदि अगर आपने सर्विस 10 साल किया है तो 10 साल यानी कि 120 महीना, तो यहाँ पर अगर आप 120 महीना के हिसाब से निकालिएगा तो यहाँ पर 9,000 रुपये बन जाता है। लेकिन 9,000 रुपये तो मिनिमम यहाँ पर 10,000 है, तो मिनिमम आपको कितना मिलेगा, 9,000 ना मिलके 10,000 प्लस डीआर मिलेगा। हालांकि आपका बन रहा है 9,000, लेकिन चूंकि मिनिमम यहाँ पर 10,000 किया गया है तो मिनिमम आपको 10,000 मिलेगा। इसके अलावा जो अलग ऑप्शन है, एक और जो उदाहरण दिया हुआ है कि इसमें भी आपका 10 वर्ष का जो है यहाँ पर सर्विस किया है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है कि जो आपका अंशदान है उसमें से कुछ पैसे जो है निकाल लिए हैं और या तो कुछ महीने के आधार पर जो है आपने पैसे जमा नहीं किए हैं। तो ऐसे में जो आपका वेतन बनेगा, जो आपका पेंशन बनेगा उतना ही मिलेगा। अगर आपने पेंशन में से जो आपका पैसा जमा हुआ है उसमें से कुछ पैसे निकाल लिया है तो आपको जो है उतना ही मिलेगा। अगर 10,000 से कम होगा तो 10,000 से कम ही मिलेगा। इसके अलावा एक और जो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि अगर यहाँ पर देख लेते हैं, शर्तों को पूरा करते हैं और कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं किए गए, जो आपका अंशदान मंथली जमा हो रहा है वह आपने नहीं किया है और आपका जो कॉर्पस अमाउंट है वह सरकार के कॉर्पस अमाउंट 50 लाख से कम है, तब भी जो है आपको 50% ना मिलके जितना आपका बनता है 20,250 उतना ही मिलेगा। यानी अगर आपने निकाल लिया है तो फिर आपका जो 25 वर्ष के बाद भी जो है आपका जो मूल वेतन का 50% है वह आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपके अंशदान में नियमित रूप से आपने जमा नहीं किया है तब भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया जिसमें अधिक, मान लीजिए आपका जो अंशदान है वह 50 लाख से अधिक है, 55 लाख है, यानी 5 लाख रुपए अधिक है, तो यहाँ भी सरकार जो है 50 लाख की ही गणना करेगी।
और आपका जो मूल वेतन का जो 50% है वही आपको पेंशन में मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने 5 लाख रुपए जमा किए हैं वह सरकार जो है आपको वापस कर देगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस मामले में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर अपने नामित बैंक खाते में बेंचमार्क कॉर्पस यानी 5 लाख रुपए की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस का अतिरिक्त मूल्य जो है वह आपको मिल जाना है। तो इसके अलावा जो है, जो आपका एकमुश्त राशि की बात कही गई है कि आपको जो एकमुश्त राशि मिलने वाली है वह आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपका जो मूल वेतन है वह 45,000 रुपये है जब आप रिटायर हो रहे हैं, महंगाई भत्ता 53% है यानी 23,850, तो कुल जो राशि हो गई वो हो गई 68,850। अब चूंकि यह इसका 10% आपका जमा होगा हर 6 महीने में, तो इसका 10% हो गया 6,885 रुपये। अब अगर आपने सर्विस की है 10 वर्ष की, तो 10 वर्ष का सर्विस किया है यानी 120 महीना, तो 120 महीने में 6 महीने के कितने पीरियड हो गए 20, तो 20 को 6,885 से गुना कर दीजिए तो 1,37,700 आपका एक मुश्त राशि बनेगा अगर आपने 10 वर्ष की है। इसी प्रकार अगर आपने 30 वर्ष की है तो यानी कि 360 महीना, और 360 महीने का मतलब कि 60 यहाँ पर 6 महीने का पीरियड हो गया। अब 60 को 6,885 से कर दीजिएगा तो 4,13,100 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये आपका जो हो गया एक मुश्त राशि हो गया और ये आपका जो है पेंशन हो गया। तो ये थी पूरी जानकारी आपका यूपीएस से संबंधित। एनपीएस से संबंधित अगर कोई जानकारी देखना होगा तो वो आप जाके चैनल में ऑलरेडी बनाया हुआ है कि एनपीएस का क्या लाभ है, उसको भी आप देख सकते हैं। अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।